एक छात्रा ने जब सड़क पर गिरी हुई एक बुजुर्ग महिला को सहारा देकर उठाया तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। लड़की ने सोचा था कि बुजुर्ग महिला उसका शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन तभी वह महिला अजीब तरीके से हंसने लगी। दरअसल वह कोई मासूम बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर थी जिसने बूढ़ी महिला का भेष बनाया हुआ था। उसका इरादा उस छात्रा को अपने घर ले जाकर धीरे धीरे प्रताड़ित करने का था। लेकिन तभी एक भारी भरकम आदमी वहां आ पहुंचा और उसे डांटने लगा। उस आदमी को देखकर खुद को ताकतवर समझने वाली कातिल भी डर गई और वहां से भाग निकली। लेकिन बाद में उसे इस बात का बहुत गुस्सा आया कि एक आदमी ने उसके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। अपना बदला लेने और खोई हुई हिम्मत वापस पाने के लिए उसने एक अस्पताल की नर्स को अपना अगला निशाना बना लिया। उसने कई दिनों तक नर्स का पीछा किया और उसके बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि उस नर्स का एक भाई पुलिस स्टेशन में काम करता है। यह जानकर भी कातिल पीछे नहीं हटी, बल्कि उसे और ज्यादा रोमांच महसूस होने लगा। एक दिन नर्स रोज की तरह अस्पताल से काम खत्म करके घर लौट रही थी। तभी वही कातिल ड्राइवर का भेष बनाकर एक टैक्सी लेकर उसके सामने आ गई। नर्स को जरा भी शक नहीं हुआ और वह टैक्सी में बैठ गई। रास्ते में उसे नींद आने लगी और कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई। कातिल के पास उसे नुकसान पहुंचाने का पूरा मौका था, लेकिन उसने जानबूझकर नर्स को जगा दिया। कुछ देर बाद जब किराया देने का समय आया तो नर्स ने पैसे पूछे। ड्राइवर ने किराया बताया, लेकिन तभी नर्स की नजर उसके अजीब कपड़ों और चेहरे पर पड़ी। वह तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई और वह किसी तरह जल्दी से टैक्सी से नीचे उतर गई। दूसरी तरफ ड्राइवर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वह चुपचाप नर्स का पीछा करने लगी। घबराई हुई नर्स ने तुरंत पुलिस स्टेशन में अपने भाई को फोन किया। उसने बताया कि अभी अभी जिस टैक्सी में वह बैठी थी उसका ड्राइवर बेहद डरावना था और उसकी आंखों में कुछ अजीब था। सबसे खास बात यह थी कि उसने लाल रंग के दस्ताने पहन रखे थे। लाल दस्ताने सुनते ही पुलिस अधिकारी ली कायांग के होश उड़ गए, क्योंकि पिछले कुछ समय से शहर में लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे थे और उन मामलों में एक ही बात सामने आई थी, आरोपी लाल दस्ताने पहनता था। ली कायांग ने तुरंत नर्स से उसकी लोकेशन पूछी। नर्स ने बताया कि वह शिनफू गांव के पास है। पुलिस अधिकारी ने घबराकर उसे कहा कि वहां से तुरंत भागो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल लाल दस्ताने वाला कातिल उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। इसके बाद वह नर्स को पकड़कर एक सुनसान और बंद पड़े गैराज में ले गया। वहां उसने खुद को और ज्यादा उत्तेजित करने के लिए एक खतरनाक दवा का इंजेक्शन अपनी बांह में लगा लिया। लेकिन इस बार दवा का असर इतना तेज था कि उसकी नाक से खून निकलने लगा। फिर भी वह अपने जुनून में इतना डूबा हुआ था कि उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने कैमरा लगाया और नर्स को रिकॉर्ड करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद उसने नर्स को सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद नर्स पूरी तरह बदल गई। वह पहले जैसी सामान्य नहीं रही। वह चुप रहने लगी और किसी भी आदमी को देखते ही उसके अंदर डर पैदा हो जाता था। उसका भाई ली कायांग अपनी बहन की हालत देखकर अंदर से टूट गया। उसने कसम खाई कि वह लाल दस्ताने वाले अपराधी को ढूंढकर अपनी बहन के साथ हुए अपराध का इंसाफ जरूर दिलाएगा। नर्स ने जो भी जानकारी दी थी उसके आधार पर ली कायांग ने उस सुनसान गैराज की तलाश शुरू की। आखिरकार वह उस जगह तक पहुंच गया और उसे एक कोने में खून का ताजा निशान दिखाई दिया। उसे शक हुआ कि यह उसी अपराधी का खून हो सकता है। खून का डीएनए टेस्ट कराया गया और कुछ ही समय में रिपोर्ट सामने आ गई। खून की पहचान एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कुछ समय पहले जेल की सजा काट चुका था और उसका नाम मा शिजियांग था। ली कायांग ने तुरंत उसकी गिरफ्तारी की योजना बनाई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मा शिजियांग रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये बात ली कायांग को और ज्यादा परेशान करने लगी, क्योंकि मा शिजियांग एक साधारण अपराधी था। न उसके पास कोई बड़ा रसूख था और न ही ऐसी ताकत कि वह पुलिस से इतनी आसानी से बच सके। ली कायांग को यकीन हो गया कि इस पूरे मामले के पीछे कोई और बड़ा आदमी है। उसने अपने साथी को मा शिजियांग के पुराने आर्थिक लेन देन की जांच करने का आदेश दिया। जांच के दौरान पता चला कि एक बैंक अधिकारी ने मा शिजियांग के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। ली कायांग तुरंत उस बैंक अधिकारी से पूछताछ करने पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही वह अधिकारी इमारत से कूदकर मर गया। बैंक के बड़े अधिकारियों ने मामला दबाने के लिए कहा कि वह अधिकारी मानसिक रूप से परेशान था और उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन ली कायांग को यह कहानी बिल्कुल सही नहीं लगी। वह बहुत ध्यान से मामले की जांच कर रहा था। उसने देखा कि मरने के समय बैंक अधिकारी के दोनों हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। उसके मन में सवाल उठा कि आखिर कोई व्यक्ति खुदकुशी करते समय इस तरह अपने हाथ क्यों मोड़ेगा।
कुछ ही समय बाद फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई और उसने इस रहस्य का जवाब दे दिया। रिपोर्ट के अनुसार मृतक महिला गर्भवती थी। इसका मतलब था कि उसके हाथ जिस तरह मुड़े हुए थे वह शायद अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। ली कायांग के मन में एक और बड़ा सवाल उठा। अगर वह महिला अपने बच्चे को लेकर इतनी चिंतित थी तो वह खुदकुशी क्यों करेगी? यही नहीं, घटना के समय पूरी इमारत की बिजली भी बंद थी और सीसीटीवी कैमरों में भी कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इन सब बातों से साफ था कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जैसे जैसे ली कायांग इस मामले की तह तक पहुंचता गया, उसे एहसास होने लगा कि लाल दस्ताने वाले अपराधों के पीछे सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क छिपा हो सकता है। दूसरी तरफ नर्स धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलने लगी थी। उसके बचपन के दोस्त का साथ मिलने से उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन तभी एक दिन वह अपने पुराने दोस्त के नए घर पहुंची। वहां उसकी नजर एक ऐसे कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। न जाने क्यों उसके मन में उस कमरे को देखने की इच्छा हुई। उसने किसी तरह दरवाजे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में अलग अलग महिलाओं के निजी कपड़े और सामान रखे हुए थे। यह देखकर उसे तुरंत शक हुआ कि इन चीजों का संबंध उन महिलाओं से है जो अपराध का शिकार हुई थीं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज उसे थोड़ी देर बाद मिली। वहां एक जोड़ी लाल दस्ताने रखे हुए थे। उन्हें देखते ही उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद जिस अपराधी को पुलिस ढूंढ रही है वह उसके बेहद करीब है। उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए कुछ बताने वाली थी, कमरे का दरवाजा अचानक खुला और उसका बचपन का दोस्त अजीब भाव लिए उसके सामने खड़ा था।